हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एवरीवन स्टडी में। मैं आप आज का थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ गति मोशन का। मैं पिछली क्लास में बता दिया था गति का तीनों नियम। तो देखिए क्या क्या हमने बताया था पिछली क्लास में। जैसे देखिए v बराबर यू प्लस एट्टी, और क्या बताया था, ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्या है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एट्टी स्क्वायर, और तीसरा बताया था भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, यहाँ तक के बता दिया था। इस पर न्यूमेरिकल बता दिया था हमने कि कैसे किया जाता है न्यूमेरिकल। ठीक है, न्यूमेरिकल भी आपने सीख लिया, इसको अप्लाई करना भी सिखा दिया मैंने कि कैसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, आज का टॉपिक सेशन चालू करते हैं। चलिए वीडियो पर बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। आज के टॉपिक है साइन कन्वेंशन। क्या? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है? साइन कन्वेंशन वहाँ पे काम देता है जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा ना, तो वहाँ पे काम देगा कि एस नेगेटिव ले कि पॉजिटिव ले, भी नेगेटिव ले कि पॉजिटिव ले, वहाँ पे काम देगा। कभी कभी आपको ये भी कंफ्यूज होता होगा कि यहाँ पे जैसे क्वेश्चन हम आपको बता के समझा देंगे कि कहाँ पे क्या लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए साइन कन्वेंशन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल। जैसे देखिए साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है। साइन कन्वेंशन जैसे एक कोई क्या हो गया, एक कोई बेस हो गया। ठीक है, बेस यानी कि आधार। क्या हो गया? आधार हो गया। आधार हो गया तो आधार से ऊपर जब विस्थापन एस होगा तो आधार से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और नीचे की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और वेग की बात करते हैं। वेग क्या होता है? वेग ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर कोई वस्तु फेंका जाएगा तो पॉजिटिव, और जब नीचे जाएगा तो नेगेटिव। किसकी बात कर रहे हैं? वेग की, भी की। ठीक है, वेलोसिटी की। अब देखते हैं त्वरण। त्वरण ए बराबर क्या होता है? जी। जी ऊपर जाएगा तो नेगेटिव और नीचे भी जाएगा तो नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, जी हर स्थिति में नेगेटिव होगा। जब ऊपर फेंकिए बॉल या नीचे फेंकिए बॉल, हर स्थिति में क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो आपको दो बात याद रखने की जरूरत है, एस और भी। क्या होता है? विस्थापन और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। कि ऊपर जाता है वेलोसिटी तो पॉजिटिव, और नीचे जाएगा तो नेगेटिव, और ऊपर जाएगा विस्थापन तो ऊपर जाएगा डिस्प्लेसमेंट होगा तो पॉजिटिव, और नीचे जाएगा तो नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया होगा, आशा करता हूँ सब समझ में आता हो। चलिए आप देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन करके कैसे क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए जैसे देखिए एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। क्वेश्चन बताते हैं जैसे कोई बॉल है। ठीक है, कोई बॉल 20 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जा रहा है। ठीक है, जब ऊपर फेंका जा रहा है ऊर्ध्वाधर तो 20 मीटर प्रति सेकंड से, तब उसकी हाइट अधिकतम ऊंचाई कितना होगा? ठीक है, अधिकतम ऊंचाई कितना होगा? तो आपको क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे समझाते हैं। जैसे कोई ऊपर से यानी कि इस तरीके से फेंके तो क्या वेग शून्य तो नहीं होगा। जब फेंके होंगे तो स्पीड तो क्या, प्रारंभिक वेग कितना बता रहा? 20 मीटर प्रति सेकेंड। और ये बताइए कि भी कितना होगा, अंतिम वेग कितना होगा? तो आप कहिएगा कि सर ये तो अंतिम वेग जाकर के शून्य होगा। बात सही है कि अंतिम वेग शून्य होगा। क्यों? क्योंकि अंतिम वेग ऐसा एक बिंदु आया होगा, ऐसा एक पॉइंट आया होगा, ऐसा एक ऊंचाई आया होगा जहां पे क्या होगा? भी शून्य होगा, एकदम शून्य होगा। जैसे देखिए भी क्या होगा? शून्य होगा। आपको क्या निकालने बोल रहा है? ऊंचाई एस निकालने बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। एस निकालने बोल रहा है। ठीक है, और समय कितना, और जी मान लीजिए कि 10, इसी को ये बोलते हैं। तो ये जी 10 मीटर
प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो जी अब बताइए कि जी क्या होगा, नेगेटिव ले या पॉजिटिव ले। आपको अभी पढ़ाया कि जी ऊपर जाए या नीचे जाए, जी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होता। तो जी क्या ले, नेगेटिव। ठीक है, तो आप बनाते हैं। तो आप अब बताइएगा कि सर कौन सा फार्मूला यूज करें। 3 गो आपने फार्मूला बताया, तो कौन सा फार्मूला यूज करें। तो देखते हैं बारी बारी से क्या होता है। देखिए v बराबर u प्लस 80। ठीक है, तो बताइए v है, v यहाँ पे है, u भी है, लेकिन t है। तो बोलिएगा कि t भी है, लेकिन निकालना क्या है, हाइट s निकालना है, लेकिन s इसमें नहीं है तो अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। एस भी है, v भी है, a भी है, लेकिन a निकालने बोल रहा है। ठीक है, सॉरी a नहीं, हाँ ठीक है। देखिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, तो v भी है, v शून्य हो जाएगा, u भी है, a भी है, s भी है, लेकिन ये वाला फार्मूला नहीं यूज होगा। ठीक है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है। ठीक है, 2as है। तो देखते हैं इसको पर सेट करके। तो v कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। u कितना दिया हुआ है, u आपका 20 है। कितना, 20 है। तो 20 के स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 2 हो गया। a कितना दिया, -10, और क्या s निकालना है, s रहने दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, प्लस -20s हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नेगेटिव जाएगा, 400 बराबर -20s हो जाएगा। ठीक है, इन्हें जाएगा तो कितना हो जाएगा, 400/20। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, s बराबर, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि s बराबर क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 20 दूनी 40, यानी कि 20 आ जाएगा। आपका ये आ गया क्या, हाइट कितना आ जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, हाइट आ जाएगा। समझ में आ गया, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आपको जितना भी न्यूमेरिकल आएगा उसको सेट करके देखिएगा, क्या पूछता है क्या नहीं पूछता, सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अब अगला नियम। अब बताते हैं आपको न्यूटन्स लॉ। क्या बता, पहले न्यूटन्स लॉ के पहले आप पढ़ लीजिए उड्डयन काल क्या होता है, प्रक्षेप गति जिसको बोलते हैं, क्या प्रक्षेप गति क्या होता है। अब देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन 3 तरह के पूछे जाते हैं। उसकी अधिकतम ऊंचाई पूछे जाएंगे, परास पूछे जाएंगे जिसको रेंज बोलते हैं, अधिकतम ऊंचाई परास। ठीक है, तो चलते हैं, पहले उड्डयन काल भी पूछे जाते हैं। तो आप समझते हैं प्रक्षेप गति क्या होता है, कैसे समझ में आता है। देखिए आज सबको समझ जा देंगे। ठीक है, कि परास क्या होता है। जैसे देखिए, ठीक है, ये कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो यहाँ से मान लिया जाए कि यहाँ कोई बॉल है। ठीक है, बॉल है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ व्यक्ति खड़ा है, ये पैर से यहाँ मारा फुटबॉल को, तो क्या होगा, इस तरीके से रेंज करते हुए एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जाके क्या होगा, बॉल गिर जाएगी। ठीक है, बॉल गिर जाएगी, तो बताइए कि अधिकतम ऊंचाई कहाँ होगा। तो बोलिएगा सर जहाँ पीक पॉइंट यानी कि सबसे ऊंचाई जहाँ होगा वहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ सबसे अधिक ऊंचाई होगा, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई हो जाएगा। तो अधिकतम ऊंचाई बराबर क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। ठीक है, अब देखिए उड्डयन काल बराबर होता है 2u इंटू साइन थीटा बटा g होता है। तो बोलिएगा कि सर थीटा क्या होता है। तो देखिए थीटा काल और जो उड्डयन काल प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप गति होता है जो द्विविमीय होना चाहिए। यानी तो आप बोलिएगा कि द्विविमीय क्या होता है। तो द्विविमीय के मतलब होता है कि दो दिशा में क्या होना चाहिए, वेग लगना चाहिए।
गति होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ से कोई व्यक्ति मारा होगा तो इधर की ओर भी वेग लगा और इधर की ओर भी लगा, तो क्या हुआ, दोनों तरफ लगा ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति बोलते हैं। तो इस ये दोनों के बीच में इसको परास बोलते हैं, परास बोलते हैं, ठीक है, रेंज, ठीक है। इसी को, इसके बीच में जो कोण बना उसी को क्या बोलते हैं, थीटा कोण बोलते हैं, ठीक है। तो अधिकतम ऊंचाई यहाँ पे है, अधिकतम ऊंचाई का क्या फॉर्मूला बता दी, u स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g, ठीक है। और उड्डयन काल बराबर 2u इंटू साइन थीटा बटा g होता है, ठीक है। अब परास यानी कि रेंज बराबर 2, रेंज पूछेगा, यही तीनों फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट तीनों फार्मूला जितना है, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्रक्षेप गति से, यही 3 फार्मूला पूछता है, केवल फार्मूला आपसे पूछेगा, उसके अलावा कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूला को याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको समझ, और एक और बात है कि अधिकतम पूछेगा कि अधिकतम परास कब होगा, कितने डिग्री कोण पर अधिकतम परास होगा। तो अधिकतम परास होता है, अधिकतम परास 45 डिग्री कोण पे होता है। थीटा के मान कितना, 45 डिग्री। अधिकतम परास कब होगा, अधिकतम ऊंचाई कब तय करेगा, जब 45 डिग्री के कोण से मारिएगा किसी बॉल को या फुटबॉल को, तब वह 45 डिग्री के कोण से मारिएगा, तब क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई तक जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तीनों फार्मूला याद कंठस्थ कर लीजिएगा, हर एक एग्जाम में आपको केवल तीनों फार्मूला ही पूछने के लिए मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा प्रक्षेप गति से, ठीक है। तो चलते हैं आगे, आप पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ, कि न्यूटन्स लॉ क्या होता है, ठीक है। चलिए आप पढ़ते हैं क्या, न्यूटन्स लॉ देखते हैं। न्यूटन्स का 3 नियम होता है, आप भी जानते होंगे, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं न्यूटन का तीनों लॉ। चलिए बारी बारी से सभी को देखते हैं कि क्या होता है न्यूटन्स लॉ। तो देखिए न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का प्रथम गति नियम। देखिए न्यूटन का प्रथम गति नियम क्या होता है। तो न्यूटन का प्रथम गति नियम में यही बोला गया था कि जब कोई वस्तु अगर विराम की स्थिति में है तो वह विराम में ही रहना चाहेगी, और वह अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ में यही दिया हुआ था। जैसे आपको बताते हैं कि कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ अगर कोई बॉल है, ठीक है, तो यह किस स्थिति में है, विराम में है, तो यह विराम में ही रहना चाहेगी, ठीक है। और अगर कोई वस्तु अगर कोई कार में चल रहा है तो वह कार गति की स्थिति में है, तो क्या होगा, वह गति में ही रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे तब तक वह प्रारंभिक स्थिति में ही बनाए रखना चाहती है, ठीक है। तो गति का नियम प्रथम लॉ भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है गति का जड़त्व नियम, एक होता है विराम का जड़त्व नियम, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। तो देखिए उससे पहले हम लोग जान जाते हैं कि बल क्या होता है, ठीक है। बल यूज करने के लिए आएगा तो उससे पहले हम क्या जानेंगे कि बल क्या होता है। तो बल उसे कहते हैं, बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाता है या परिवर्तन लाने का चेष्टा करता है, उसी को क्या बोलते हैं, बल कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको दिखाते हैं फार्मूला, बल क्या है, बल वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाना चाहता है या परिवर्तन लाने की कोशिश करता है, उसी को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं, ठीक है। बल कुछ है, बल सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। बल आपने समझ गया होगा, आशा करता हूं। चलते हैं अब देखते हैं, आपको अभी बताएं कि जड़त्व में 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एगो गति का नियम, एगो विराम का नियम।
और इसी नियम को क्या बोलते हैं, गति का प्रथम नियम को ही, न्यूटन का प्रथम लॉ को ही गैलीलियो का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैलीलियो का नियम। इसी को क्या बोलते हैं, गैलीलियो का नियम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रथम आपसे पूछेगा कि गैलीलियो के नियम न्यूटन के कौन से नियम को कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, प्रथम नियम को कहते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं कि विराम का अवस्था क्या होता है, विराम गति का नियम क्या होता है, जड़त्व के गति का जड़त्व क्या होता है। तो गति के जड़त्व में है कि जब से कोई वस्तु अगर गति में है तो वह गति में ही रहना चाहेगी। जैसे कोई वस्तु के मान लेते हैं कि आपने देखा होगा कि जैसे कोई वस्तु अगर गाड़ी चल रही है, ठीक है, गाड़ी चल रही है, एकाएक गाड़ी में क्या लगाया जाता है, ब्रेक लगाया जाता है, तो व्यक्ति क्या होता है, गिर जाता है। ठीक है, गिर जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि गति के जड़त्व नियम के अनुसार ये कहता है कि ऊपर वाला, कमर से जो ऊपर वाला भाग है जो क्या होता है, गति में होता है, गति में होने के कारण ही आगे की ओर वो झुक जाता है। ठीक है, और नीचे वाला जो भाग होता है जो क्या होता है, विराम की स्थिति में होता है। इसीलिए नीचे वाला जो भाग होता है वह विराम में ही, तो अभी आपको बताएं कि कोई भी वस्तु है तो विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, लेकिन ऊपर वाला भाग क्या, गति में लाना चाहता है। तो ऊपर वाला भाग गति कर रहा है, नीचे वाला भाग क्या है, विराम में है, इसीलिए वह आगे की ओर गिर जाता है। ठीक है, समझ गए। और अगर कोई वस्तु अगर विराम में है तो वह विराम में ही रहेगा, जब तक के लिए उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाइएगा तो वह गति नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप समझ गए दोनों। तो चलिए दूसरा, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या पढ़ते हैं, न्यूटन के सेकेंड लॉ में कहता है जब कोई वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु के बल के समानुपाती होता है। क्या होता है, उस वस्तु के बल के समानुपाती होता है। हमको कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब कोई वस्तु में संवेग कर रहा है, वेग कर रहा है, ठीक है, तो उस वस्तु के में जो बल लग रहा है उस बल के समानुपाती होता है। जैसे आपको बोलते हैं, देखिए जैसे समझाते हैं आपको कि क्या होता है। न्यूटन के गति में देखिए फॉर्मूला कैसे होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है जैसे आपको बोले कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है, वह v वेग से गति कर रहा, u वेग से गति कर रहा है, ठीक है, वह t सेकेंड के बाद यही वस्तु v वेग से गति करने लगता है। क्या करने लगता है, v वेग से गति करने लगता है। कितने समय में, t समय में। ठीक है, तो t समय में तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर mv माइनस mu बटा t। देखिएगा ध्यान से, यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं आपको, जो देखिएगा mv क्या होगा, पहला क्या होगा mv दूसरा हो गया, ठीक है, mv माइनस mu बटा t। ठीक है, t हो गया तो यहाँ से m कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, अब v माइनस u बटा t। ठीक है, f यहाँ से इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम a बोलते हैं ना, a बोलते हैं इसी को ना, v माइनस त्वरण इसी को ना बोलते हैं, v माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या समझाना हम कोशिश कर रहे हैं, F बराबर m में कैसे आता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अगले नियम, न्यूटन के थर्ड लॉ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताया, सेकंड लॉ बताता है, अब क्या बताते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ बताते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। न्यूटन का तीसरा नियम में ये लिखा है कि न्यूटन क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई नाव है, ठीक है, कोई नाव है, ये यहाँ से कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है,
यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ से इस किनारे पर कूदता है, यानी कि ज़मीन के किनारे पर, नदी के किनारे पर कूदता है, तो ये तो कूद गया यहाँ, लेकिन इसके पैर द्वारा ये नाव हो जाए किसे पीछे की ओर धक्का लगाया, ठीक है, आइए किसी आगे की ओर कूद रहा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ। यानी कि जिस आप आगे जा रहे हैं और धक्का किस दिशा की ओर लगा रहे हैं, पीछे लगा रहे हैं, तो इसी को हम न्यूटन का थर्ड लॉ। जैसे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, ठीक है, दौड़ते समय जो पाँव से ये जो पाँव होता है, पाँव से ये वाला जो पाँव से, इस पाँव से जो पीछे की ओर सड़क को धक्का लगाता है, और व्यक्ति कहाँ जाता है, आगे की ओर रनिंग करता है, और उस पाँव से पृथ्वी को किसे पीछे की ओर धक्का देता है। तो देख, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, समझ में आया। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे रॉकेट का उड़ान भरना, ठीक है, रॉकेट उड़ान भरता है तो देखते होंगे आप कि उसके धुएं होता है जो पीछे की ओर क्या फेंकता है, और रॉकेट आगे की ओर जाता है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ बोलते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, इसी तरह के वीडियो आपके लिए रोज लाता रहूँगा, और कल पढ़ाऊँगा बल अघूर्ण पढ़ाऊँगा, आप केंद्रीय बल, और अभी केंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स सब आपको बताऊँगा। ठीक है, कल, इसीलिए वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के दबा दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगला दिन फिर नेक्स्ट दिन अगला टॉपिक लेकर के आऊँगा। ठीक है, चलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।